कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार किसान मन, हमरो मन कर जतरू भाई और मैं आप सभी की रुमकी कार्यक्रम लेके हमरे मन हाजिर ही और मन ले बढ़िया बढ़िया जानकारी। लेकिन छोटा सन विराम कर पहले हमरे मन जे लेविला का लेविला समाचार आओ हमरे मन देखती फटाफट कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और केवीके की रखी आधारशिला। राज्य के 1900 हेक्टेयर गैर वन भूमि में लगाए जाएंगे तसर पोषक पौधे। बरसात में सब्जी बिचड़ा तैयार करने के लिए करें प्रो ट्रे का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा गैर वन भूमि क्षेत्रों में तसर पोषक पौधा लगाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के लिए जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना वाले जिलों में वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक 28 करोड़ 7 लाख रुपए की मंजूरी वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से दी गई है। यह राशि भू संरक्षण एवं वन रोपण योजना के तहत खर्च की जाएगी, जिसमें 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाएंगे। इस योजना में राज्य के कुल 1900 हेक्टेयर गैर वन भूमि में पौधे लगाए जाएंगे। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने रांची के नामकुम प्रखंड स्थित गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास किया। वहीं रामगढ़ जिला के मांडू में राज्य के 24वें कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी। इसके अलावा रांची मोरहाबाद स्थित रामकृष्ण आश्रम में कृषक छात्रावास का उद्घाटन किया और आश्रम के कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इन कार्यक्रमों के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत के 7 पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति में तेजी लाने के लिए झारखंड को कृषि राजधानी बनाया गया है। हरित क्रांति के कारण उन राज्यों में जो तरक्की हुई थी, बिना हरित क्रांति के बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो किसानों ने अपने मेहनत के बूते पर चावल के उत्पादन में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। और इसलिए हमने तय किया है कि ये जो बाकी के इधर के राज्य है उसमें हम दूसरी हरित क्रांति चलाएंगे। और इसी हरित क्रांति को तेज करने के लिए हमने झारखंड को अपनी राजधानी बनाई है। किसान भाई, बरसात में सब्जी फसलों के लिए बिचड़ा तैयार करने के लिए अगर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रो ट्रे या प्लास्टिक ट्रे का उपयोग ज़्यादा फायदेमंद होगा। प्रो ट्रे में स्वस्थ बिचड़ा तैयार होता है, जिसमें कीट और रोग लगने का खतरा नहीं रहता है। बरसात के मौसम में खुले खेत में सब्जी का बिचड़ा तैयार करने की अपेक्षा प्रो ट्रे या प्लास्टिक ट्रे में बिचड़ा तैयार करना ज़्यादा लाभकारी है। बरसात में खेत में जल जमाव हो तो बिचड़ा सड़ने का खतरा रहता है, साथ ही कीट और रोग लगने की भी आशंका रहती है, जबकि प्रो ट्रे में बिचड़ों की इन समस्याओं से बचाव होती है। किसान भाइयों, जैसे बरसात ऋतु में अगर आप पौधशाला तैयार कर रहे हो तो इसमें निश्चित तौर पे आपको एक स्वस्थ पौधे जो बीमारी से भी और कीट से भी जो आपको उसका नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए आपको थोड़ी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और ख़ास करके जब आप पौधशाला तैयार कर रहे होते हैं तो इसमें 2 तरीके होते हैं। खास करके एक तो होता है जो प्लास्टिक ट्रे में हम सब पौधे को तैयार करते हैं, जो कि उन्नत तकनीक है। और अगर इसमें आप उसमें जैसे कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके आप इसमें जो तैयार करते हैं तो ये नेचुरल बीज उपचारित भी करके हम सब करते हैं, जो कैप्टन या थायरम से करते हैं या बेबिस्टिन से करते हैं। राज्य के जो किसान फलदार फसल पपीता की खेती करना चाहते हैं वो सितंबर से गड्ढा खोदने और पौधा लगाने का काम शुरू कर दें। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनी ड्यू नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। पपीता की खेती के लिए किसान वैसी जमीन का चयन करें जिसकी मिट्टी बलुई दोमट हो, जीवांश युक्त हो और उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। किसान सितंबर से गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दें। पौधा अक्टूबर में लगाने से बीमारी कम होती है। अच्छी उपज के लिए पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना एक श्रम साध्य कार्य है।
किसान भाई इस काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबुलर हैंडमेड शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। साड़ा कीट का प्रकोप हो गया हो तो हम जब खेत में देखें कि साड़ा कीट का प्रकोप हो गया है तो किसान भाई कार्बोफुरॉन 3G करके जो दानेदार दवा आती है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर फिप्रोनिल करके आती है उसका 0.3% 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई उसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई को ये भी ध्यान देना होगा कि जब भी हम दानेदार दवा का उपयोग कर रहे हैं तो खेत में पानी की आवश्यकता ज़रूरी है। कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर पानी खेतों में होना ज़रूरी है और कम से कम 4 से 6 दिनों तक खेतों में पानी के होना बहुत ही ज़रूरी है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपए से 2,450 रुपए, चावल मध्यम 2,550 रुपए से 2,650 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,700 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,300 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 6,200 रुपए से 6,300 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 5,800 रुपए, दाल चना 3,750 रुपए से 3,850 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,550 रुपए, आलू 1,400 रुपए से 1,600 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से लेकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत ढेर सारी हमने जानकारी आपको दिला दी और साथ ही साथ आपने जाना कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और बाजार भाव के भी जान ले। बिल्कुल, ये सारी जानकारी लेने के बाद वक्त आता है एक छोटे से विराम कर बादे हमारे मन तुरंत हाजिर हो। कहूँ जाए न खेर मन के ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करेंगे आज की हम पहली वाली जानकारी से। बताओ, हम बताओ। हाँ बताइए। लाल लाल टमाटर की बात कर रहे। जी हाँ, बरसात का मौसम अपने साथ बहुत सारी हरियाली लेकर आता है और साथ साथ परेशानी भी बहुत सारा लेकर आता है। एकदम। तो बरसात के मौसम में जो हमारे किसान भाई हैं, अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो किस तरह से वो कीड़े से उसकी रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से उसे बचा सकते हैं, उसकी उपज अच्छा माने बढ़ा सकते हैं, एकदम सही इसकी जानकारी हम लेकर आए हैं। तो फसल प्रबंधन हमरे मन के कैसे करे है, रोग कर निदान कैसे करे है, इकरे बारे में बढ़िया जानकारी हमरे मन के देवे डॉक्टर पीके सिंह। आओ हमरे मन जानकारी कर लो। चूंकि अभी बरसात का मौसम है तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे बरसाती टमाटर में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। इस समय हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ कीट विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह। सर, चूंकि बरसात का मौसम है तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में बरसाती टमाटर लगा चुके होंगे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बरसाती टमाटर में जो कीट लगते हैं वो कैसे हम उस कीट की पहचान करेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि किसान भाई जो भी टमाटर लगा रहे हैं, हाइब्रिड जाति की वैरायटी लगाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से किसान भाई का उपज बढ़ा है। बाकी जब हाइब्रिड हम लोग लगाना शुरू किए हैं तो खास करके कीट व्याधि की समस्या ये बढ़ी है। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को यह करना होगा कि बीज डालने से लेकर के फसल तैयार होने तक क्रमबद्ध तरीके से कीट प्रबंधन के बारे में ध्यान देना होगा। क्योंकि जैसा कि अभी जानती हैं कि बरसात में टमाटर का बाज़ार मूल्य बहुत होता है और अभी भी टमाटर का बाज़ार मूल्य बहुत है। अगर किसान भाई शुरू से लेकर के अगर कुछ ध्यान देंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा और इस तरह से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जहाँ तक अभी की बात है, तो अभी जो किसान भाई अगर बीज गिरा दिए हैं नर्सरी में या गिराने वाले हैं, तो मैं उन्हें एक दो बात बताना चाहूँगा कि जब वहाँ भी बीज का गिराते हैं जो पौधा तैयार करने के लिए, तो वो खेत को थोड़ा सा 6 इंच करीब ऊंचा उठा लें, ताकि बरसात में जो है कि पानी लगता है, पानी से भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा तो कीट व्याधि की समस्या बहुत होगी। और शुरू की अवस्था में देखा जाता है कि कुछ कीड़े जो ऐसे हैं कि जो जब हम नर्सरी लगाते हैं उसी समय खेत में आ जाते हैं और आ करके अपनी आबादी बढ़ाते हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है। खास करके सफ़ेद मक्खी होती है वो। तो ऐसे भाई मैं किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा, जैसे हम लोग मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, उसी तरह से वो नायलॉन का एक नेट बना लें और बीज गिराने के उपरांत उसको नेट को पूरा लगा दें खेत में, ताकि ऐसा कर देने से जो होगा, जो सफ़ेद मक्खियाँ जो होती है वो आ करके उस पर अंडे नहीं देगी और उनकी जो बढ़वार है वो रुक जाएगी। तो ये मतलब एक तरह से नियंत्रण जो है, यानी कहिए कि मच्छरदानी लगा करके, तो उससे सफ़ेद मक्खी का शुरू में प्रकोप नहीं होगा। और जो किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा, अगर नर्सरी में बीज गिरा रहे हैं तो एक दवा आती है कार्बोफुरान, उसकी 3 ग्राम मात्रा को 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप अपने खेत में ज़रूर डालें नर्सरी में। तो उसको डाल करके ही बीज को लगाएं, ताकि उस समय जो भूमि में जो कीड़े लगते हैं उससे उसका बचाव हो जाए। जी। हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि अगर पौधों में कीट लग चुके हैं उसके बाद क्या बचाव करना चाहिए। देखिए, मूलतः बात है कि जब नर्सरी से हम लोग पौधा ले करके अपने मूल खेत में लगाते हैं, तो मैं यहाँ किसान भाइयों को 1-2 जानकारी देना चाहूँगा आपको, खास करके कि वो जब भी लगाते हैं तो 10 लाइन टमाटर की लगाएं और 1 लाइन गेंदा फूल जरूर रूप से लगा दें। फिर 10 लाइन टमाटर की लगाएं, 1 लाइन गेंदा फूल के लगा दें और उसके बाद अपने खेत को आप लगातार आप देखते रहें, तो आप पाएंगे कभी कभी होता ये है कि बरसात के समय में जो कीड़ा होता है, एक बीमारी आती है जो पत्तियां सिकुड़ सी जाती है, पत्ती सिकुड़ी हुई दिखेगी, वो बीमारी जो है मोजेक टाइप का होगा, मैंने विकृत टाइप का पौधा दिखेगा। वो बीमारी जो है सफ़ेद मक्खी जिसका मैंने बताया था उसी से फैलती है। अगर उस बीमार पौधे आपको खेत में दिखते हैं तो उसे उखाड़ करके तुरंत आप नष्ट कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो वो सफ़ेद मक्खियाँ जो हैं उससे खाएगी बीमार पौधों को और फिर वो स्वस्थ पौधों को खाएगी, तो उसमें जाकर वो बीमारी फैला देगी। तो इस तरह से उसका काफ़ी प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ऐसे खेत में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एक बाज़ार में दवा आती है मिथाइल डेमाटॉन, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर का छिड़काव करें, या इमिडाक्लोरोपिड आता है उसके भी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। और बरसात के समय में छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि अगर वर्षा होगी तो दवा का घोल छूट जाएगा। तो अब किसान भाई यह ध्यान रखें, जब मौसम साफ़ हो तभी छिड़काव करें। और छिड़काव करते समय जो टिपॉल एक बाज़ार में उपलब्ध है उसकी 4 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाते हैं। अगर किसान भाई के पास टिपॉल उपलब्ध नहीं है तो घर में सर्फ होगा, शैम्पू होगा, उसे थोड़ा सा मिला करके
दवा के घोल में मिला करके छिड़काव करें। इससे ये होगा कि आपकी सफ़ेद मक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा कीड़ा जो अभी के समय चूँकि मौसम बदल रहा है, कहीं वर्षा हो रही है, कभी ठंडा हो रहा है, कहीं पानी हो रही है, तो माहू कीड़ा भी दिखा जा रहा है खेत में। जो माहू कीड़ा जो होता है टमाटर का, वो मुलायम पत्तियों से, मुलायम शाखाओं से वो रस चूसता है, तो उस कीड़ा भी दिखा जा रहा है। तो उसके लिए भी अगर ये जो दवा बताया गया है इमिडाक्लोप्रिड और मिथाइलडामाटोन, उसका छिड़काव करेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। तो इस कीट से अभी को बचाव करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई है संकर किस्म की वैरायटी लगाते हैं और उसमें इस कीट का प्रकोप देखा जाता है। तो ये है। और दूसरी ये है कि जब थोड़ा पौधे बड़े होते हैं तो हमें 2-3 बात अगर हम ध्यान रखें, चूँकि सब्जियाँ हम लोग खाते हैं और खाने के उपरांत टमाटर खाएँगे तो अगर ज़्यादा उसमें दवा डालते हैं तो उसका अंश हमारे शरीर में भी आता है। तो कुछ ऐसी तकनीकी भी उपलब्ध है खास करके कि बिना दवा करके भी हम लोग कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें टमाटर के खेत में खास करके जब टमाटर में जब फूल और फलियाँ बनने लगती है तो हमें 2-3 बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। आप जब देखें कि जब टमाटर बन रहा है तो अपने खेतों में गंधपास लगाएं। 5 गंधपास 1 हेक्टेयर में लगाएं और लगा करके देखें कि कीट का क्या प्रकोप होता है। जो फल छेदने वाले कीड़े हैं, अगर उसके जो वयस्क हैं, एक रात में 5 कीड़े अगर फंस रहे हैं गंधपास में, तो किसान भाई ये सोचे कि दवा का छिड़काव करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, अगर गंधपास कीड़ा दिख रहा है, में कीड़े फंस रहे हैं, तो वो कीटनाशक के छिड़काव कर रहे हैं। इसमें जो नीम से निर्मित कीटनाशक दवा है या जैविक कीटनाशक है जो ट्राइकोग्रामा प्रोटेशियम नाम के रूप से उपलब्ध है, ये एक कार्ड होता है, उसको किसान भाई ले करके 1 लाख ट्राइकोग्रामा पोटेशियम की ज़रूरत होती है। मतलब 5 कार्ड जो होता है, एक कार्ड में 20,000 होते हैं वो, जो कि हमारे बिरसा कृषि विद्यालय में जैविक कीटनाशक विज्ञान में उपलब्ध है। उसको लेकर के 5-6 बार किसान भाई को लगाएं। ये ध्यान रखें किसान भाई कि उसको कम से कम 21 दिन के बाद ही हम लोग खाने के लिए प्रयोग करें। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि टमाटर जब फल लगता है तो उसमें फली छेदक कीड़ा काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, गोल गोल करके छेद कर देता है और उसी में रहता है और खाता है। और बरसात के समय में खासकर किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो फल जो बनता है वो ज़मीन से टच ना करे, ज़मीन के संपर्क में ना आए। इससे भी होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारे कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है। तो इस प्रकार से करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। साहब ने आपको बताया कि किस तरह से आप घरेलू तरीकों से भी और बाज़ार में जो उपलब्ध कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल करके किस तरह से आप टमाटर की लागत को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाल टमाटर वाली जो जानकारी थी वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप आज से ही अपने टमाटर की विशेष देखभाल करेंगे। भौजी देखो, हमरे मन जानकारी तो देते रहिला, लेकिन हमरे मन के संदेश के भी देखना बहुत जरूरी है। कारण है कि हमरे मन के खेती बाड़ी से जुड़ल ही संदेश है। जी हाँ, तब हमरे मन देखा थी संदेश। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच 100% सच। और खुशियों की गारंटी। हाँ किसान मन देखो, अब हम दोसर जानकारी करब और भोजे रोड के बताए देवे खोजिला हम कि जे हमरा मनकर किसान है नी, बहुत तरह कर खेती बाड़ी कर काम करे ना, और संगे संगे और भी खेती कर काम करे। बिल्कुल, किसान भाई बहुत तरह की खेती करते हैं, लेकिन जब बात आई महिलाओं की तो कुछ अलग हो जाता है। देखो एक चीज बताए खोजिला कि हमरे के झारखंडी महिला मन है खाली खेती बाड़ी में तेज न खाए और 100 चीज में तेज है भाई। कारण है कि पंचायत जे चुनाव होलक, पंचायत चुनाव में भाई एकदम बहुत तायात में एकदम महिला मनकर संख्या देखल गेलक।
55% महिला मन हिया इमन कर भागीदारी हो रहा पंचायत में। तो पंचायत कर मुखिया भी है किसान हमरे कर, यानी आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक सफल किसान भी हैं, मुखिया भी हैं, यानी ये पूरी तरीके से सफल है। और साथ साथ समाज सेवा कर भी तो काम कर रहे थे भाई किसान। आओ हमरे मन महिला किसान से भेंट करत थी और इनकर से जाना थी कि भाई कैसे सफल होने, कैसे इनकर खेती बाड़ी कर काम चलत है और अपन जो पंचायत के हैं पंचायत की कैसे देखे ना। आओ इनकर से भेंट करत थी। महिला किसान है बसंती पन्ना जी। आज हमारे साथ है श्रीमती बसंती पन्ना, जो हमें बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और इससे हमारे किसान भाई किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है और उससे हमारे किसान भाई को क्या लाभ होगा, उसके बारे में आप हमें बताएं। वर्मी कंपोस्ट अन्य जैविक खादों से बिल्कुल अंतर है। ये बिल्कुल ही बिल्कुल घुलनशील पदार्थ है। ये जैविक ये खाद ये जैविक पदार्थों से बनता है, जो जानवरों के गोबर एवं अन्य बाग बगीचों के टहनियों के जो कोमल पत्ते होते हैं उनके मिश्रण से ये वर्मी कंपोस्ट बनते हैं। एक केचुआ है जिसका नाम है एसिनिया फेटिडा। ये केचुआ द्वारा उस मिश्रित परतों को खा करके जो मल त्याग करता है वह है वर्मी कंपोस्ट। ये काफ़ी बेहतर कंपोस्ट है जो ये ज़मीन को काफ़ी उर्वरा शक्ति में बदल देता है। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे किसान भाई बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे, उसके बारे में बताएं। वर्मी कंपोस्ट बनाने का सरल उपाय है, वह कठिन नहीं है। सस्ते और कम खर्चों में ये वर्मी कंपोस्ट बन सकता है। सबसे पहले तो ऊंचा जगह लेना है अपने बागों में और उसको पुनः 6 इंच मिट्टी उसको ऊंचा कर देना है और लंबाई ज़रूरत के अनुसार जितना लंबा ले सकते हैं और चौड़ा 3 फीट से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद उस बेड को 3 इंच मिट्टी उस पर बिछा देना है। उसके ऊपर 4.5 से 5 फीट प्लास्टिक शीट उस बेड के ऊपर बिछा देना है। उसके ऊपर में बाग बगीचों के टहनी जो अरहर के डंठल हो गए, छोटे छोटे टहनी हो गए, उसको पुनः 6 इंच उस बेड में बिछा देनी है। उसके ऊपर में शुद्ध गोबर 8 से 15 दिन का पुराना शुद्ध गोबर 6 से 9 इंच की मोटी परत उस लकड़ी के ऊपर में बिछा देनी चाहिए। उसके ऊपर में प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 10 से 15 केचुआ उसमें डालनी चाहिए और ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा भी हम डाल सकते हैं, जिससे जल्दी ही वर्मी कंपोस्ट तैयार हो सकती है। ये हुआ वर्मी कंपोस्ट के केचुआ जो हुआ उसका घर हो गया। अब हम आते हैं मिश्रित परत की ओर। अब 10 से 15 दिन का पुराना गोबर एवं बाग बगीचों के टहनी के कोमल पत्तों द्वारा जो मिश्रित परत बना करके उस पर 6 से 9 इंच की मोटी परत में डालना है और केचुआ उसके ऊपर आ करके उस मिश्रित परत को खाएंगे और मल त्याग करते जाएंगे। उसी तरह से उसका परत आप बढ़ते जाएगा जब तक उसकी ऊंचाई 2.5 फीट से 3 फीट ना हो जाती है। जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो उसको सूती बोरे से उनको ढक देना चाहिए और ऊपर से झंझरे के माध्यम से उसको पानी ज़रूरत के हिसाब से उसको सिंचित करते रहना है। जब उसको अब हमको लगता है कि वो केचुआ उस गोबर को खा करके जो परिवर्तित कर दिया है वो बिल्कुल चाय पत्ती की तरह नज़र आने लगेगा और छूने से बिल्कुल हल्का महसूस होगा और सूंघने से उसमें कोई गंध नहीं होगी, तब समझ जाएंगे कि हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयारी पर है और उस पर पानी का छिड़काव करना छोड़ देंगे। और धीरे धीरे 1 सप्ताह के बाद दिखने लगेगा कि ये वर्मी कंपोस्ट अब बिल्कुल तैयार है। तो उसको अब निकालने के लिए हमको चारों तरफ से बेड की ओर से उसको ऊंचा उठा देना है और केचुआ धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट को उठा करके सीधे छाया में उसको सुखा करके उसको भंडारण करने के लिए उसको छाया में सुखाना है और वो खाद को भंडारण करके उसको खेत में सीधा डाल सकते हैं या उसको हम बाज़ार में मार्केट में भी पैकिंग के दौरान उसको बेच सकते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए फिर उसको पुनः खाद निकल गया, फिर हम जो
शुद्ध गोबर जो नीचे डाले हुए हैं वो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो केचुआ का घर है, वो विपरीत परिस्थिति में वहाँ जा कर के वो ठहर जाता है। उसके पुनः खाद हटाने के बाद उसी बेड पर पुनः मिश्रित परत का परत फिर 3 से 2.5 फीट से 3 इंच की ऊंचाई करते जानी चाहिए। सप्ताह में अपना परत देते जाना है और इसी तरह से खाते जाएगा और इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट बनाने का विधि आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ये खाद हमको बाजार में 10 से 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकता है और ये खादों में, गमलों में, हर चीज़ों में, सब्जी में, हर चीज़ों में जो भी पौधा हमारे हिंदुस्तान में जो होते हैं, सब्जियां होती हैं, सारे चीज़ों में इसका उपयोगी है। ये नुकसानदेह नहीं है। ये हम इसमें सारे गुण निहित होते हैं। इस कंपोस्ट में सारे गुण निहित होते हैं। 14 तत्व जो गुण हैं हमारे मिट्टी के लिए, पौधों के लिए, वो निहित है। और बाकी जो रासायनिक खादों में नाइट्रोजन के लिए अलग डालना पड़ता है, पोटास के लिए अलग डालना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग खाद होते हैं। लेकिन इस खाद में ज़मीन की कोई नुकसान नहीं, ये दिन प्रतिदिन बनता जाता है, प्रतिवर्ष बनता जाता है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और किसानों को काफ़ी लाभ उससे मिलता है। तो हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट हमारे किसान भाइयों को पौधों के लिए और फसलों के लिए किस तरीके से ज़रूरी है, उससे क्या लाभ होता है, उसके बारे में हमारे किसान भाई ज़रूर जानना चाहेंगे। ये वर्मी कंपोस्ट का जो खाद है, जो गुण है इसका, ये ज़मीन में जब पौधा डालते हैं तो उसमें इस मिट्टी को ये काफ़ी हल्का बना देता है और उसमें हवा उसमें पास करता है, हवा पहुंचता है। तो इससे किसान भाइयों को इसलिए फ़ायदा है कि पौधा सही सलामत होगी, स्वस्थ होगी तो फल भी अच्छे देंगे और ये मिट्टी की जो ताकत है उसको बढ़ा देती है। जो एसिड होते हैं वो उसको उसी मात्रा में है जो उसको पौधा को जितना ज़रूरत है। उसके बाद में ये जो घास जो हैं, जिसको गाय बैल भी उसको पचा नहीं पाते हैं, घास का जो बीज होता है वो बीज ये केचुआ पचा करके वो बाहर निकाल देते हैं, जिससे उस ज़मीन में घास भी पैदा नहीं होते हैं, कम होते जाते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी हो जाते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। और बाकी कोई सब्जियों में कीड़े काफ़ी लगते हैं, जैसे बैगन हुआ, फूलगोभी हुए, तो इसमें भी कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं इस खाद का उपयोग से। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और काफ़ी बेहतर चीज़ है। ये खासकर किसान भाइयों की, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको व्यवसाय के रूप में भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ारों में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो बसंती पन्ना जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमारे किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट के बारे में और इससे क्या लाभ है उसके बारे में आपको विशेष जानकारी आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैसन लागलो? बहुत बढ़िया जानकारी रही और साथ ही साथ जानकारी के साथ साथ हमें ये भी जानने को मिला कि किस तरह से महिलाएं भी कृषि जगत में अपना नाम कमा सकती हैं, अपने आप को साबित कर सकती हैं। देखो, खेती बाड़ी कर संगे संगे ये पंचायत के देखा है ना, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि खेती बाड़ी कर बेरा निकलाए के फिर सब गोटा गांव के पंचायत के देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है भाई, हमारे मन के जाने के बुझे कर बात है। तो बड़ी बढ़िया जानकारी होला खातिर जानकारी हमने दिला दी और अब बारी है हमारे पते की। तो जल्दी से लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब हम आएंगे तो और भी ढेर सारी जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। लगे तब जोहार।